आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में बड़ी अहमियत रखता है। बिकॉज़ अगर एक स्पाउस अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है लिटिगेशन को अफोर्ड करना। तो दैट इज़ वाई मेंटेनेंस इज़ वेरी नेसेसरी। एंड मेंटेनेंस इकोनॉमिक जब इक्वालिटी आ जाती है दोनों स्पाउस में, तो then we can decide on merits. So now this is a very important subject what we are talking today. सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटेनेंस, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है मेंटेनेंस में, जैसे फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन टू चिल्ड्रन, मेडिकल ट्रीटमेंट, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन मेंटेनेंस। अब सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि कौन कौन लोग मेंटेनेंस मांग सकते हैं कोर्ट से। तो 4 एक्ट्स हैं, इंडियन लॉज हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इन चारों एक्ट्स में कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन कौन से लोग मेंटेनेंस मांग सकते हैं। हर एक्ट एक डिफरेंट प्रोविज़न है और उसके अपने ही उसके इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम पता करेंगे कौन कौन। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 125 है, वो ये कहता है कि वाइफ और चिल्ड्रन, माइनर चिल्ड्रन जो होते हैं, वेदर वो लेजिटिमेट हैं या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हैं, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अनमैरिड डॉटर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और पेरेंट्स भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अपने सन से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और अपनी डॉटर से भी पेरेंट्स मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब 125 इन बाकी सारे प्रोविजंस से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ये कहता है कि चाहे किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो पिटिशनर, अगर वो एक पिटिशन फाइल करती है, जैसे मुस्लिम्स गवर्न करते हैं मुस्लिम लॉ से, या पारसियन अपने लॉ से गवर्न करते हैं, हिंदू अपने लॉ से गवर्न करते हैं, पर सेक्शन 125 ये कहता है कि कोई भी रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई कहीं किसी भी चीज़ से बिलोंग करता हो, किसी रिलीजन, किसी को फेथ को मानता हो, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है सेक्शन 125 में। उसके लिए पिटिशन फाइल करना पड़ता है, सेपरेट पिटिशन मेंटेनेंस का होता है। और एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये होता है कि अगर वाइफ क्लेम करती है मेंटेनेंस 125 में, तो वाइफ मेंटेनेंस तब तक ले सकती है अपने हस्बैंड से जब तक वो इवन डाइवोर्स भी ले लेती है, तब भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से, जब तक वो दोबारा मैरिज नहीं करती है। तो अनटिल अनलेस शी रीमैरिज, तो वो अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसमें 2 तरह के मेंटेनेंस हम नॉर्मली कोर्ट से लेते हैं। जब हम पिटिशन फाइल करते हैं तो हम एक इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम करते हैं कोर्ट से कि जब तक ये प्रोसीडिंग चल रही है तब तक मेंटेनेंस मिला जाए, और फिर फाइनली जो कोर्ट डिसाइड करता है वो फाइनल मेंटेनेंस एविडेंस के बाद हम क्लेम करते हैं। अब उसके बाद सेक्शन 125 के बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के होते आते हैं। हम सेक्शन 125 के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हमारा है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्शन 20 के आधार पे भी हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये होल्ड किया है कि ये दोनों डिफरेंट प्रोसीडिंग्स हैं और इनके दोनों के अलग अलग जो हैं स्कोप हैं। तो इवन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ये कहा गया है कि वाइडर स्कोप है, बिकॉज इसमें सिर्फ मेंटेनेंस जो मैंने पहले बताया, फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, हेल्थ, इसके अलावा मैं और भी मॉनिटरी रिलीफ क्लेम कर सकती हूँ फॉर इवन द एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो। सो इसमें एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लिव इन रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट करता है और इनको वो मानता है कि ये भी इन द नेचर ऑफ मैरिज है। तो इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। फिर थर्ड आ जाता है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर मुझे डाइवोर्स फाइल करना है या रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए मुझे केस फाइल करना है, तो मैं सेक्शन 24 की एक एप्लीकेशन साथ में लगा सकता हूं कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, और कोर्ट उस सेक्शन 24 की एप्लीकेशन को पहले डिसाइड करेगा, मेरी मेंटेनेंस को पहले डिसाइड करेगा, और बाद में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको बाद में वो कोर्ट उससे प्रोसीड करेगा।
तो सेक्शन 25 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकता हूँ, बट सेक्शन 24 सेक्शन 24 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकता हूँ। और सेक्शन 24 में जो मेंटेनेंस हम क्लेम करते हैं वो मेंटेनेंस हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है और वाइफ भी क्लेम कर सकती है। तो सेक्शन 25 एक ऐसा प्रोविजन है जहाँ पे हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है और वाइफ भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, पर ये सिर्फ मेंटेनेंस तब तक है जब तक वो प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है। जब वो प्रोसीडिंग कोर्ट में ख़त्म हो जाती है तो हमारी मेंटेनेंस भी ख़त्म हो जाती है। हाँ, कोर्ट लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी मुझे सेक्शन 24 के अंदर दे सकता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो सेक्शन 24 में डिस्टिंग्विशिंग है। अब लास्ट और फाइनली हम बात करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कहता है कि कौन कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। सबसे पहले सेक्शन 18 में वाइफ क्लेम कर सकती है और सेक्शन 19 में विडो डॉटर इन लॉ क्लेम कर सकती है। वो अपने हस्बैंड की एस्टेट से भी क्लेम कर सकती है, अपने फादर इन लॉ से भी क्लेम कर सकती है, वो उसकी एस्टेट से भी क्लेम कर सकती है। और डॉटर इन लॉ अपने सन और डॉटर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो सेक्शन 19 में विडो डॉटर इन लॉ को भी राइट दिया गया है। फिर सेक्शन 20 ये कहता है कि चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट ये भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और वो दोनों से क्लेम कर सकते हैं। किससे? अपनी मदर से भी क्लेम कर सकते हैं बच्चे और अपने फादर से भी क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही पेरेंट्स अपनी सन से भी क्लेम कर सकते हैं और डॉटर से भी क्लेम कर सकते हैं। अब चाइल्ड हो, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, दोनों को राइट दिया गया है कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और अनमैरिड डॉटर जो है वो जब तक री मैरिज नहीं करती तब तक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये आता है कि जो मेंटेनेंस क्लेम करनी है उसका किस आधार पे कोर्ट डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति को मेंटेनेंस देनी है या नहीं देनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है कि जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है दैट पर्सन इज़ अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर वो अपने आप को मेंटेन करने के कैपेबल नहीं है तो कोर्ट उसको मानता है कि हाँ इसको मेंटेनेंस देनी चाहिए। अब जब भी हम पिटिशन फाइल करते हैं, चाहे सेक्शन 25 में 125 में फ़ाइल करें, 24 में फ़ाइल करें, चाहे वो हम डोमेस्टिक वाले किसी भी प्रोविज़न में हम कानून में जब हम फाइल करते हैं मेंटेनेंस की कोई एप्लीकेशन या पिटिशन, तो दिल्ली हाई कोर्ट के रूल्स के हिसाब से हमें एक कुसुम शर्मा की जजमेंट है जिसके हिसाब से इनकम एफिडेविट देना पड़ता है, जो एक डिटेल इनकम एफिडेविट है जो दोनों को देना पड़ेगा जिससे हम मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं और जो मेंटेनेंस मांग रहा है। तो जब कोर्ट वो देखता है उस एफिडेविट को, उस एफिडेविट की जो कंटेंट्स को देखता है, उसके आधार पे वो इंटरिम मेंटेनेंस भी डिसाइड करता है और बाद में फाइनली मेंटेनेंस भी डिसाइड कोर्ट करता है। तो नॉर्मली माइनर्स अगर मेजर चाइल्ड है, अगर इनकैपेबल है, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, तब वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है और मैंने जो बाकी आपको बताएं वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोर्ट कितना मेंटेनेंस ग्रांट करता है। नॉर्मली कोर्ट 1/3 ऑफ द इनकम और सैलरी ऑफ द अदर स्पाउस जो है मेंटेनेंस ग्रांट करता है, जो हमने देखा है। हाँ, क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू लिविंग स्टैंडर्ड, अदर पैरामीटर्स डिफर वेरी, पर वो बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता है। मेनली वो इतना ही करता है कि कोर्ट उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है और 2 पार्ट उसको दे देता है जिससे वो मेंटेनेंस ले रहा होता है और 1 पार्ट उसको देता है जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा होता है। So these are the important things we have to keep in mind. We should know before going to the court कि ये क्राइटेरिया है और ये लोग मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।